नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, बांटने का काम शुरू हो गया। सामाजिक विभाजन की रूपरेखा खींचनी शुरू कर दी गई और बांटने का काम और सामाजिक विभाजन का काम, उसके लिए इस देश में एक रटा रटाया फॉर्मूला है और वो फॉर्मूला कभी कमंडलवादी अपनाते हैं तो कभी मंडलवादी अपनाते हैं। कोई सामाजिक न्याय का नाम देता है तो कोई चुनावी हिंदुत्व का नाम देता है। इतना जरूर है कि सामाजिक न्याय के नाम पर जिन लोगों ने वर्गीकरण की कोशिशें की, उसमें सिर्फ बहस इसी बात पर हो सकती है कि कितनों को लाभ मिला और कितनों को लाभ नहीं मिला, लेकिन इस बात पर बहस नहीं हो सकती कि किसी को लाभ नहीं मिला। लाभ मिला है सामाजिक न्याय के सिद्धांतों का, आरक्षण का। लेकिन जो लोग और जो पॉलिटिकल पार्टी, जो राजनीतिक दल अपने एजेंडे में आरक्षण और बाकी चीजों को महत्व नहीं देते, वो जब आरक्षण का फॉर्मूला लेकर के आते हैं तो पीछे फूट डालो और राज करो की नीति साफ साफ दिखाई देती है। ताजा मिसाल हरियाणा की है। हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार को शपथ लिए अभी 24-48 घंटे भी नहीं बीते कि पहली कैबिनेट बैठक हो गई। मंत्रियों के विभागों का बंटवारा भी नहीं हुआ कि कौन सा मंत्रालय परिवहन देखेगा, कौन शिक्षा देखेगा, कौन पीडब्ल्यूडी देखेगा, कौन सहकारिता देखेगा, कुछ भी तय नहीं हुआ। लेकिन पहली कैबिनेट बैठक में जो पहला फैसला लिया गया, वो फैसला अनुसूचित जाति जनजाति के हरियाणा सरकार की नौकरियों में आरक्षण का फैसला है, उसके वर्गीकरण का फैसला है। यानी जो आरक्षण उन्हें पहले से मिल रहा है, उस आरक्षण में सब क्लासिफिकेशन का फैसला है। और ध्यान दीजिए, बहुत होशियारी से, इसे बहुत सावधानी से सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के फैसले की आड़ लेकर बताया जा रहा फैसला है। लेकिन अब मैं आपको बताने जा रहा हूं कि कैसे सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो चीजें लिखी गई है उसके बिल्कुल उलट है यह फैसला। बिल्कुल उलट किस मामले में है? बिल्कुल उलट इसलिए है क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ ने यह साफ साफ कहा था कि अगर राज्य सरकारों के पास ये डेटा है, ये आंकड़ा है कि उनके राज्य में निवास करने वाले SC ST वर्ग के लोग और उनका कोई सेक्शन आरक्षण का लाभ नहीं ले पा रहा है या उनसे करीब करीब वंचित होने की स्थिति में है, तब वो उसमें सब क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। अब ये सब क्लासिफिकेशन क्या होता है? मोटे तौर पर इसे OBC के लिए कहें तो कर्पूरी फॉर्मूला कह सकते हैं। कर्पूरी ठाकुर ने 1978 में जब बिहार में 20% आरक्षण दिया OBC वर्ग को, तब उन्होंने 12% आरक्षण पिछड़ों में भी जो पिछड़ी जातियां थी उनके लिए और 8% आरक्षण पिछड़ों में जो दबंग जातियां थी उनके लिए किया। अब इसी फॉर्मूले का रास्ता सुप्रीम कोर्ट ने अनुसूचित जाति और जनजाति वाले मामले में खोला था अपनी संविधान पीठ के फैसले के द्वारा। लेकिन साथ साथ ये तर्क भी जोड़ दिया था कि अगर राज्य सरकारों के पास कोई ऑथेंटिक डेटा है, कोई ऐसा आंकड़ा उपलब्ध है, आंकड़ा जिनके पास उपलब्ध है वो तो कर नहीं रहे। आंकड़ा बिहार के पास उपलब्ध है, बिहार ने जाति जनगणना करवाई, सामाजिक आर्थिक जाति जनगणना करवाई। जीतन राम मांझी वहां मांग भी कर रहे हैं कि होना चाहिए, चिराग पासवान कह रहे हैं नहीं होना चाहिए, राजद कह रही है नहीं होना चाहिए, लेकिन वहां अब तक नीतीश कुमार ने किया नहीं है। सामाजिक सेवाओं में तकरीबन 15 साल पहले उन्होंने दलित के बीच एक महादलित कैटेगरी बना दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का फैसला आने के बाद जिन्हें सबसे पहले करना चाहिए था उन्होंने नहीं किया। भाजपा ने भी नहीं किया था हरियाणा में, लेकिन चुनाव के बाद जैसे ही सरकार बनी, पहली कैबिनेट मीटिंग में यह फैसला लिया गया। अब जरा इसके आगे देखिए, आंध्र प्रदेश की बात करें, सबसे पहले वहीं से यह मांग उठती है और वहां यह मांग इसलिए उठती है कि दलितों में मोटे तौर पर 2 कैटेगरी है वहां, माला और मडिगा। माला जो थोड़े आगे बढ़ गए दलित है और मडिगा जो थोड़े पीछे है आर्थिक सामाजिक रूप से। वहां सब क्लासिफिकेशन की मांग थी और लोग उम्मीद कर रहे थे कि आंध्र प्रदेश में सबसे पहले यह काम होगा, क्योंकि उनके पास भी डेटा है, उनके पास भी आंकड़ा है और वहां भी NDA की ही सरकार है, चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली।
लेकिन ये काम सबसे पहले हुआ कहां है? उस राज्य में हुआ है जिनके पास कोई आंकड़ा नहीं है, जिन्होंने कभी जाति जनगणना या सामाजिक आर्थिक गणना कराई ही नहीं है, लेकिन वोट के लिए सीधे सीधे आरक्षण दे दिया। और भारतीय जनता पार्टी का एक सीधा साधा फॉर्मूला है, बिना किसी डेटा के, बिना किसी आयोग की रिपोर्ट के कोई भी काम ऐसे ही अनाप शनाप तरीके से करना। आपने देखा होगा कि जिस दौर में पिछड़ों को आरक्षण राष्ट्रीय स्तर पर दिया गया, वीपी सिंह की सरकार ने दिया था, तब वीपी सिंह प्रधानमंत्री थे, और 7 अगस्त 1990 को 27% आरक्षण ओबीसी को देने का जो फैसला हुआ, वो दशकों से धूल खा रही मंडल कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर हुआ। और सभी धर्मों के पिछड़े वर्ग के लोगों की पहचान मंडल कमीशन ने की थी। 1980 में अपनी रिपोर्ट उस वक्त के गृह मंत्री ज्ञानी जैल सिंह को सौंप दी थी। 80 से 90 आ गया था, रिपोर्ट धूल फांक रही थी। लेकिन वीपी सिंह के उस फैसले का विरोध बहुत हुआ, इतना विरोध हुआ कि पूछिए मत। लेकिन उस विरोध वाले फैसले को भी सरकार ने एक सरकार के द्वारा नियुक्त किए गए कमीशन के, आयोग के फैसले की सिफारिश को, आयोग की सिफारिश को आधार बनाकर दिया गया था। वैसा नहीं था जैसे मोदी सरकार ने 2019 में अनरिजर्व कैटेगरी के, यानी अनारक्षित वर्ग के गरीब लोगों को ईडब्ल्यूएस के नाम पर दे दिया था। उसके लिए कोई आयोग नहीं बना था, सीधे सीधे दे दिया गया था, बिना आंकड़ा और बिना संख्या चेक किए दे दिया गया था। बिहार में भी मुंगेरी लाल कमीशन की एक रिपोर्ट दशकों से धूल फांक रही थी, जिसे कर्पूरी ठाकुर ने लागू किया। उत्तर प्रदेश में भी ओबीसी आरक्षण के क्लासिफिकेशन के लिए, सब क्लासिफिकेशन यानी उपवर्गीकरण के लिए राघवेंद्र सिंह कमेटी बनी है। उसकी सिफारिशें कई सालों से धूल खा रही है, योगी सरकार फैसले नहीं ले रही है। केंद्रीय स्तर पर नरेंद्र मोदी सरकार ने ओबीसी आरक्षण के वर्गीकरण के लिए एक कमेटी बनाई, रोहिणी कमेटी। उसकी सिफारिश भी एक डेढ़ साल पहले भारत सरकार को मिल गई है, लेकिन उस पर भी कुंडली मार करके सरकार बैठी हुई है। लेकिन जिसके बारे में न कोई आयोग है, न कोई रिपोर्ट है, न कोई डेटा है, न कोई जाति गणना है, कुछ भी नहीं है। और तब हरियाणा सरकार ने SC ST वर्ग को बांटने का फैसला किया है। स्वाभाविक है मामला हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक जाएगा, क्योंकि ये सीधे सीधे सुप्रीम कोर्ट के फैसले की अवहेलना है, उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट ने जो अधिकार दिया था, जिनके पास आंकड़ा है उनके लिए दिया था, जिनके पास कोई डेटा नहीं है, कोई आंकड़ा नहीं है, कोई कमीशन की रिपोर्ट नहीं है, उनके लिए नहीं दिया था। लेकिन हरियाणा सरकार ने, नायब सैनिक की सरकार ने नायाब काम किया है, और इस नायाब काम के लिए पहली कैबिनेट बैठक ही चुनी गई है। क्यों चुनी गई है? अब जरा इसके महत्व को भी समझिए तो इसको समझ में आ जाएगा कि आखिर क्यों वन नेशन वन इलेक्शन पर बीजेपी जोर देती है। लोकसभा चुनाव अभी 4.5 साल दूर है, हरियाणा के विधानसभा चुनाव अभी 5 साल दूर है। यानी हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी को जो अगली बार जनता का सामना करना है, वो कम से कम 4.5 साल बाद करना है। और जब 4.5 साल बाद करना है, तब तक तो यमुना से लेकर घग्गर तक बहुत पानी बह गया होगा, तब तक लोग इस मुद्दे को भूल जाएंगे। इसलिए आनन फानन में आते आते ये काम किया गया, और आते आते जब ये काम किया गया, तब किया गया, याद रखिए, विधानसभा चुनाव के दरमियान एक भी भाजपा नेता ने हरियाणा के दलितों के सामने, हरियाणा की जनता के सामने इस मुद्दे को नहीं उठाया। कहीं नहीं कहा कि सत्ता में आकर हम ये काम करेंगे, लेकिन ये काम किया गया। तो चूंकि हरियाणा में बिना वन नेशन वन इलेक्शन के अगला इलेक्शन 4.5 साल बाद दूर है, सभी 4.5 साल दूर है अगला इलेक्शन, इस वजह से यह वर्गीकरण का फैसला किया गया। और इसके पीछे जो असली मकसद है, दलित वर्ग के वोटों की जो एकता है, उस एकता को कैसे विभाजित किया जाए, दलित विमर्श को कैसे तोड़ा जाए, मायावती ने भी विरोध किया है। सुप्रीम कोर्ट ने जो फैसला दिया उसका हम स्वागत करते हैं। न्यायालय के फैसले से इतर हम नहीं सोच सकते, क्योंकि वो सामान्य बेंच का फैसला नहीं, संविधान पीठ का फैसला है। संविधान पीठ ने दिया है तो सोच के ही दिया होगा।
और कुछ सोच कर ही कहा होगा कि जिनके पास डेटा है। पहला काम तो नायब सैनी साहब को यह करना चाहिए था कि राज्य में जाति गणना करा लेते, जाति गणना के साथ साथ आर्थिक गणना भी करा लेते, सामाजिक गणना भी करा लेते जैसे बिहार में हुई है, और तब उसके बाद ये फैसला लेते तो उनके पास एक मजबूत आधार होता। आज की तारीख में बिल्कुल आधारहीन तरीके से पहली कैबिनेट बैठक में आनन फानन में हरियाणा में दलितों को बांटने का फैसला किया गया है। अब इसमें दो बातें होंगी। एक तबका जो दलितों में थोड़ा डोमिनेंट होगा, प्रभावी होगा, वो इसका विरोध करेगा। दूसरा तबका जिसे लगता होगा कि हाँ वाकई ये सही फैसला हुआ है, वो खुद को वंचित मानते होंगे, वो इसका विरोध करेंगे, वो इसका समर्थन करेंगे इस फैसले का। तो विरोध और समर्थन के बीच दलितों के बीच भी एक बाइनरी खींचेगी। उस बाइनरी के एक तरफ भाजपा समर्थक दलित होंगे जो खुद को वंचित मानते होंगे, दूसरी तरफ भाजपा विरोधी दलित खड़े हो जाएंगे जो खुद के इस फैसले से विरोध में होंगे। आरक्षण किसी को नहीं मिलना है। हकीकत यह है कि सरकारी नौकरियां लगातार कम होती जा रही है। रेलवे, हाईवे, हर जगह वैकेंसी कम होती जा रही है। बैंक, LIC, सब जितने PSU हैं, कहीं डिसइन्वेस्टमेंट के नाम पर, कहीं एसेट मोनेटाइजेशन के नाम पर, कहीं भारत पेट्रोलियम और BSNL की तरह रसातल में पहुंचाने के नाम पर किसी न किसी तरह से या तो प्राइवेट हाथों में देने या उनका मैनेजमेंट प्राइवेट हाथों में देने की मुकम्मल तैयारी है। तो इस आरक्षण का वो क्या लेके झुंझुना बजाएंगे? वही झुंझुना जो मनोज झा ने संसद में EWS आरक्षण पर दिखाया था तो बहुत लोग हंस रहे थे। संसद में मनोज झा ने झुंझुना दिखाया था जब EWS आरक्षण पर बहस हो रही थी। वो झुंझुना आपने देखा होगा, हमारी स्क्रीन पर भी आप देख सकते हैं। तब लोग बहुत विरोध कर रहे थे कि मनोज झा सामान्य वर्ग के आरक्षण का विरोध कर रहे हैं। लेकिन जब वैकेंसी की स्थिति दिखने लगी कि वैकेंसी तो आ नहीं रही है, लोग अग्निवीर बन रहे हैं। रेलवे NTPC की परीक्षा देकर लोग 4-4 साल तक रिजल्ट के लिए इंतजार कर रहे हैं। और एक तो वैकेंसी आती नहीं है, आंदोलन के बाद वैकेंसी आती है तो अग्निवीर की आती है या रेलवे NTPC वाला हाल होता है। और उन सब के बीच भावनाओं से खेलने के लिए आरक्षण का झुंझुना। तो जो झुंझुना मनोज झा ने संसद में दिखाया था, वही झुंझुना नायब सैनी सरकार ने हरियाणा के दलितों को थमा दिया है। और महाराष्ट्र में भी याद रखिए, चुनाव महाराष्ट्र का है, वहां भी दलित विमर्श को एक को प्रो भाजपा हिंदुत्व की लाइन पर लाने और जो एंटी बीजेपी है उसको एंटी बीजेपी रहने दो, लेकिन एक सेक्शन तो खींचो, अपने पाले में खींचो, अपनी पार्टी के साथ खींचो। इसके लिए आरक्षण की संवैधानिक व्यवस्था के बिना किसी डेटा के इसमें उलट पुलट करके तमाम तरीके से सामाजिक विमर्श के स्तर को बदलने की कोशिश इस आरक्षण के माध्यम से हो रहा है। आगे आगे देखते जाइए होता क्या है। नायब सैनिक के इस नायाब कारनामे को, उनकी कैबिनेट के इस नायाब कारनामे को कितना संविधान समर्थक, कितना संविधान हितैषी और कितना संविधान विरोधी लोग मानते हैं, ये फैसला भी अब न्यायालय में जाएगा। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।